नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी क्लासरूम 18 में। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम कुणाल है और आज का चैप्टर हमारा 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ये 2 चैप्टर हैं। पहले हम पढ़ेंगे आरबीआई ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन। इमेजिन इंडिया हैज़ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? इन सभी को आरबीआई कंट्रोल करता है। करेंसी कौन प्रिंट करेगा? हु कंट्रोल इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करेगा? हु डिसाइड रेपो रेट, जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है? हु प्रोटेक्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ड्यूरिंग अ क्राइसिस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Reserve Bank of India is called a central bank of India because it regulates the country banking system, manage money supply and work to maintain economy and financial stability. जो आरबीआई है वो इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है जो मेंटेन करता है इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. व्हाट इज़ आरबीआई? डेफिनेशन. द आरबीआई ऑफ इंडिया इज़ अ सेंट्रल बैंक. जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रेगुलेटिंग बैंक्स, इशूइंग करेंसी, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी. अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जो आरबीआई है वो बैंक ऑफ बैंक्स है, मतलब बैंकों का भी बैंक है, एंड द गार्डियन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. हिस्ट्री ऑफ आरबीआई. अब आरबीआई की हिस्ट्री क्या है? आरबीआई 1935 में बनाया गया था, जब इंडिया के पास कोई भी एक सेंट्रल बैंक नहीं था. उस टाइम पे बहुत सारे बैंक थे तो वो अलग अलग टाइप की करेंसी इशू करते थे. बैंकिंग रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं था, बहुत ज़्यादा वीक था कि आपस में कोई कॉपरेशन नहीं है, आपस में कोई रेगुलेशन नहीं है. तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हिल्टन यंग कमीशन आता है जो रिकमेंड करता है कि हमें एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए, जिसे हम आज आरबीआई कहते हैं. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आरबीआई. एस्टैब्लिश हुआ था आरबीआई 1935 के अराउंड. आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग 1 अप्रैल से 1935 से आरबीआई ने काम करना स्टार्ट कर दिया था. थ्रू आउट द इंडिया इसका कंट्रोल कब स्टैब्लिश हो गया था? 1 जनवरी 1949 ये सेंट्रल बैंक बन गया था. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में. ये कौन सी करेंसी इशू करता है? इंडियन रुपीज़ ये इशू करता है. वाई वॉज आरबीआई नेशनलाइज? नेशनलाइज क्यों किया गया आरबीआई को? जब स्टार्टिंग हुई आरबीआई की 1934 में, जब ये एक्ट पास हुआ 1 अप्रैल 1935 को, जब ये इस्टेब्लिश हुआ, तब ये एक प्राइवेट ऑन बैंक था. आफ्टर इंडिपेंडेंस इसे एक सेंट्रल बैंक बना दिया गया जो नेशन के इंटरेस्ट में काम करेगा. तो ये एक गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशन बन गया. ये कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई. आरबीआई के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? ये प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करता है. प्राइस स्टेबिलिटी मींस कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, मतलब प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें ना देखने के लिए मिले कि बहुत ज़्यादा कम भी ना हो जाए प्राइजेस और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी ना हो जाए, जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है. इफ़ इन्फ्लेशन बिकम वेरी हाई, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो उसके कारण प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं, पीपल सफ़र करते हैं, जो उनकी सेविंग होती है वो लॉस हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं सारी चीज़ें. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यूज़ करता है मॉनेटरी पॉलिसी का. इकोनॉमिक ग्रोथ. आरबीआई ऑल्सो सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है या फिर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू इकोनॉमिक सपोर्ट, तो उसे वो प्रोवाइड करता है. जैसे न्यू फैक्ट्रीज आर बिल्ड, एम्प्लॉयमेंट इशू, प्रोडक्शन इशू, जीडीपी ग्रोज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. आरबीआई इंश्योर दैट बैंक रिमेन फाइनेंशियली हेल्थी, मतलब उनके ऊपर कोई भी लोन ना हो, कोई भी करप्शन के चार्जेस ना हो, कोई भी फ्रॉड ना हो. पीपल ट्रस्ट द बैंकिंग सिस्टम. आजकल आपने देखा होगा सभी लोग अपने पैसे जो हैं वो बैंक में रखते हैं, तो पीपल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बैंक पर. फाइनेंशियल क्राइसिस आर मैनेज इफेक्टिवली. करेंसी स्टेबिलिटी. आरबीआई मेंटेन कॉन्फिडेंस इन इंडियन रुपी बाय मैनेजिंग करेंसी सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब आरबीआई ये भी मेंटेन करता है कि जो इंडियन मार्केट है या जो इंडिया है उसमें जो फॉरेन करेंसी है उसका इनफ्लो कम ना हो जाए, क्योंकि अगर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कम हो जाएगा, अगर फॉरेन करेंसी कम आने लगेगी तो जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगेगी. मतलब अगर जैसे अभी 96 समथिंग चल रहा है रुपी, तो वो 100 रुपीज़ तक ना आ जाए, तो उसको भी ये मेंटेन करता है. अब फंक्शंस क्या है आरबीआई के? आरबीआई परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन जो है ये इशू करता है करेंसी को. आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द करेंसी नोट इन इंडिया, मतलब आरबीआई सारे के जो करेंसी के नोट्स हैं जैसे 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, ये सारे करेंसी नोट आरबीआई इशू करता है. पर जो 1 रुपी नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. इसमें भी आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री वो 1 रुपीज़ इशू करती है. आरबीआई इंश्योर करता है कि इनफ मनी बनी रहे इंडियन इकोनॉमी में विदाउट क्रिएटिंग एक्सेसिव इन्फ्लेशन. फंक्शन 2.
बैंकर्स बैंक, मतलब बैंक्स का भी बैंक है ये, मतलब जो बड़े बड़े बैंक हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं। कमर्शियल बैंक की पार्ट ऑफ देयर रिजर्व विद दी आरबीआई, मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं, कुछ रीजनल बैंक हैं, कुछ प्राइवेट बैंक हैं, कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स जो हैं सम पार्ट ऑफ मनी आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। वेन एवर बैंक फेज अ शॉर्टेज ऑफ फंड, वेन एवर बैंक फेज अ शॉर्टेज ऑफ फंड, कभी भी अगर एक बैंक शॉर्टेज ऑफ फंड फेस करता है तो वो आरबीआई उसकी हेल्प करता है उसकी बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए। वो आरबीआई से बोरो करते हैं मनी। दैट इज़ वाई द आरबीआई ऑल्सो नोन एज द बैंकर्स ऑफ बैंक। फंक्शन 3, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट एज द बैंकर फॉर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों के लिए बैंकर्स का काम करता है। ये मेंटेन करता है गवर्नमेंट अकाउंट को कि उनका कहाँ से एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ पे उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मैनेज गवर्नमेंट पेमेंट, गवर्नमेंट की पेमेंट्स को, जैसे फॉरेन से पेमेंट्स आ रही हैं उसे मेंटेन करता है ये। हेल्प इन रेजिंग पब्लिक डेप्ट। एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स पे ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंडियन ट्रेड विद मैनी कंट्रीज़, इंडिया का जो ट्रेड है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ होता है। इंडिया नीड फॉरेन करेंसी, इंडिया को ज़रूरत होती है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए फॉरेन करेंसी की। अगर आप यूएस से ट्रेड करते हो तो आपको यूएस डॉलर की ज़रूरत होती है उसे ट्रेड करने के लिए। यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जैपनीज येन, ये सब करेंसी हैं जिसे मेंटेन करता है आरबीआई। आरबीआई के पास इन सभी करेंसीज के रिजर्व होते हैं। आरबीआई मैनेज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दीज रिजर्व हेल्प पे फॉर इम्पोर्ट, कोई भी सामान आप मंगा रहे हो उसे पे करने के काम आता है। स्टेबिलिटी द रूपी, मतलब रूपी को स्टेबलाइज रखता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स में अच्छा कॉन्फिडेंस बनाए रखता है कि अगर कोई फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो जो इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। फंक्शन 5, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई कंट्रोल हाउ मच मनी इज़ अवेलेबल इन द इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी में कितनी पैसा अवेलेबल है। इफ़ टू मच मनी सर्कुलेटेड, अगर ज़्यादा पैसा सर्कुलेट करेगा तो उसके कारण इन्फ्लेशन हो सकती है। अगर टू लिटल मनी सर्कुलेट करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा स्लो हो सकती है। तो आरबीआई इन सभी चीज़ों को बैलेंस रखता है। फंक्शन 6, रेगुलेटर ऑफ बैंक। आरबीआई रेगुलेट कमर्शियल बैंक्स। It grant banking license, supervise banking operation and ensure compliances with banking regulations. This help maintain public confidence in the banking system. Function 7, lender of last resort. अगर कोई भी बैंक शॉर्टेज ऑफ फंड फेस कर रहा है तो जो आरबीआई है वो उसका लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब लास्ट पर्सन है जिसके पास जाके वो पैसे बोरो कर सकता है। आरबीआई कैन प्रोवाइड emergency liquidity because of this role it is called the lender of last resort. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शन टेकन बाय द आरबीआई टू रेगुलेट मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल ग्रोथ मेंटेन करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे इंडियन इकोनॉमी में। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को। इफ़ इन्फ्लेशन राइज शार्पली, अगर इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगी तो आरबीआई में इंक्रीज इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस बोरिंग एंड स्पेंडिंग। तो आरबीआई जो रेपो रेट है उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी। तो बैंक बोरो कर रहे हैं आरबीआई से, वो हाई इंटरेस्ट रेट पे बोरो करेंगे। अब जब बैंक को हाई इंटरेस्ट रेट पे आगे से फंड मिल रहा है तो जो आगे लोन देंगे वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर पे करेंगे, तो उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, प्रमोट इकोनॉमिकल ग्रोथ। इफ़ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोज, आरबीआई में रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। अब जो बोरोइंग है उसके लिए इंटरेस्ट रेट उन्हें कम पे करना पड़ रहा है, तो जो बैंक है वो आगे लोन भी कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण जो फ्लो है मनी का वो इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में। चीप लोन इनकरेज बिजनेसेस टू इन्वेस्ट एंड कंज्यूमर टू स्पेंड। थर्ड पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द आरबीआई एम टू इंश्योर दैट बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट रिमेन स्टेबल एंड रेजिलियंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा एडुकेट लिक्विडिटी। द आरबीआई मेंटेन्स सफिशिएंट लिक्विडिटी सो दैट बिजनेस एंड हाउस होल्ड कैन एक्सेस क्रेडिट विदाउट क्रिएटिंग एक्सेसिव इन्फ्लेशन। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज द बॉडी दैट डिसाइड द रेपो रेट, जो डिसाइड करती है रेपो रेट को, एंड फॉर्मुलेट इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टैब्लिश अंडर आरबीआई एक्ट 1934 फॉलोइंग अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस थ्रू द फाइनेंशियल एक्ट 2। इसमें कुछ मेंबर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई, जो 3 मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई से होते हैं। फर्स्ट उसमें आरबीआई गवर्नर होते हैं जो चेयरपर्सन भी होते हैं। डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, 1 आरबीआई ऑफिशियल,
अब 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो 3 मेंबर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजे जाते हैं। अब इनके पास वोटिंग पावर क्या क्या होती है? ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, मतलब 6 पर्सन के बाद 6 वोट होते हैं। वोट आर टाइड, मतलब अगर टाई हो गया है, आरबीआई गवर्नर होता है, उसके पास एक कास्टिंग वोट की पावर होती है। मीटिंग, अब मीटिंग कब होती है एमपीसी की? एमपीसी मीट एटलीस्ट 4 टाइम अ ईयर, मतलब एक साल में 4 बार मिलते हैं, जो रिव्यू करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को, डिसाइड करते हैं पॉलिसी का स्टैंस, मतलब पॉलिसी कैसे वर्क कर रही है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, इंडिया फॉलो आ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। इंडिया की इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? इंडिया टारगेट सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो है 4% का, कि जो टॉलरेंस बैंड है वो है 2% से 6% तक होनी चाहिए। इफ इन्फ्लेशन रिमेन आउटसाइड द बैंड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, द आरबीआई मस्ट एक्सप्लेन द रीजन एंड प्रपोज करेक्टिव एक्शंस टू द गवर्नमेंट। अगर इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में ना रहकर उससे ज़्यादा रहती है एक लंबे टाइम के लिए, तो आरबीआई को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या रीज़न थे जो इन्फ्लेशन इतनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ रही, और उसके लिए करेक्ट एक्शन क्या होंगे गवर्नमेंट के द्वारा। हाउ डज़ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क? अब मॉनेटरी पॉलिसी वर्क कैसे करती है? सिचुएशन 1, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसमें आरबीआई इंक्रीज़ करती है रेपो रेट को। लोन बिकम मोर एक्सपेंसिव, मतलब जो लोन है और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बोरोइंग डिक्रीज, मतलब लोन जो है वो और एक्सपेंसिव हो गए तो जो बोरोइंग है वो कम हो जाती है। स्पेंडिंग जो है वो भी कम हो जाती है इसी के कारण। इन्फ्लेशन टेंड टू डिक्लाइन, मतलब धीरे धीरे इसके कारण इन्फ्लेशन कम होने लगती है। नाउ वी हैव सिचुएशन सेकंड, इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो। अब इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। आरबीआई रिड्यूस रेपो रेट, लोन बिकम चीपर, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, बिजनेस एक्सपेंड, एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सकेलरेट। डिफरेंस बिटवीन आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक, इसके कुछ डिफरेंस दे रखे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसमें पढ़ सकते हैं कि करंट अफेयर लिंक आप कर सकते हैं। जैसे व्हेन एवर द आरबीआई अनाउंस द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट शुड पे अटेंशन, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए कि रेपो रेट क्या डिसाइड हुआ है, क्या डिसीजन लिया गया रेपो रेट पे, इन्फ्लेशन का क्या आउटलुक रहा है, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, लिक्विडिटी मेजर, आरबीआई पॉलिसी स्टैंस क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अफेक्टिंग इंडिया। अब ग्लोबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कितना इफेक्ट कर रहा है इंडिया की डेवलपमेंट को। यहाँ पे एक माइंड मैप दिया गया है, आरबीआई इशू करेंसी, रेगुलेट बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी, आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपके बड़ा काम आएगा मेंस में। यहाँ पे कुछ क्विक रिवीजन नोट्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन दिया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा चैप्टर 7, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो।